हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दिसंबर 2025 सेशन का हुआ था और ये एग्ज़ाम जनवरी 2026 में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं परीक्षा का तिथि जो है 7 जनवरी 2026 को शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट है। इससे पहले भी और सारे जितने शिफ्ट हुए हैं उन सभी का वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है, जाकर वहाँ आप ज़रूर देखें और अपने तैयारी को बूस्टअप दें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके आने वाले जून सेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड मिल जाएंगे आपके शिफ्ट में, एग्ज़ाम में, और जो एक्स्ट्रा आएंगे वो सेम इसी पैटर्न पे आएंगे। इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका फ़ायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में समझ में आएगा दोस्तों, इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को थोड़ा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ज़रूर। कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उससे थोड़ा हमको मोटिवेशन मिले और वीडियो आपका रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए आज हम देखेंगे 7 जनवरी 2026 के शिफ्ट 1 का पेपर है। इसमें 1 से 5 तक जो है स्टार्टिंग में डीआई है और आज एक वीडियो है, फिर एक कल आएगा। उसके बाद ये दिसंबर 2025 सेशन का जितना भी प्रीवियस ईयर है ऑल सब्जेक्ट का, वो सबका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे सोचेंगे पेपर 2 स्टार्ट किया जाए या पेपर 1 का ही जून 2025 का प्रीवियस ईयर कराया जाए। आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का जैसा राय होगा उस हिसाब से फिर आगे वीडियो आएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये डीआई का है, 1 से 5 तक के। अगर आप अभी बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको बना सकते हैं, अन्यथा जो मैं बताया हूँ कि डीआई जैसे ही ये कंप्लीट हो रहा है उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा कल परसों से, देख सकते हैं यहाँ पे। आइए अब छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन जो है उसकी पहचान करना है। पहला है इसमें कि चाणक्य ने वल्लभी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो इसमें जो वल्लभी विश्वविद्यालय दे दिया ये गलत है, वल्लभी नहीं होगा बल्कि इसकी जगह पे क्या होगा, तक्षशिला होगा। चाणक्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे, ठीक है ना। वहीं पे उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो हमारा पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की उसकी तक्षशिला के पूर्व छात्र थे ये, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा है कि आचार्य शिलभद्र उदंतपुरी में उच्चतम जीवित प्राधिकारी थे। तो ये उदंतपुरी में नहीं थे शिलभद्र, ठीक है ना, ये थे आपको नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में एक शायद ये प्राधिकारी थे, उच्च वर्ग के हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी थे। किसमें, तो नालंदा विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा शिलभद्र थे। उसके बाद डी दे रहा है कि अग्रहार एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो पूर्ण रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। ई में कह रहा है कि जैन शिक्षण संस्थानों को बसाड़ी भी कहा जाता है, जैन शिक्षण संस्था को बसाड़ी भी कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा बी डी ई। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। बी डी ई ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल, काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ये स्थापना वर्ष इसका पूछ रहा है और जो सबसे पुराना होगा उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उससे लेटेस्ट, फिर उससे नया, उससे नया, ठीक है ना। यही क्रोनोलॉजी का सही ऑर्डर होता है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी दोस्तों, ये इसको याद रख लीजिए, इसमें कुछ समझना नहीं है, बस इसको रट्टा मारना है। उसके बाद नैक, नैक का फुल फॉर्म हम बताए थे, नैक के बारे में भी समझाए थे कि नेशनल असेसमेंट फॉर एक्रीडिटेशन काउंसिल होता है। ये जैसे कि यूनिवर्सिटी कॉलेज को मान्यता मिलता है ना, उस पर लिखे रहेगा, आप किसी कॉलेज का लोगो देखिएगा ना, वहाँ पे नाम लिखा रहेगा, उसके नीचे में लिखा रहता है नैक B+A+ ऐसे लिखा रहता है, तो वही वाला नैक है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये 1994 से स्टार्ट हुआ था, 1994 से। उसके बाद है NIRE, ये RE नहीं है, NIRF है, ये वाला E जो है गलत है, यहाँ पे F होगा, ठीक है ना। हिंदी में सही लिखा है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये NIRF जो है 2000, ये भी रैंकिंग है, नैक जैसे रैंकिंग उसी तरह ये भी देता है। तो ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। कब, 2015 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है AICTE, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी टेक्निकल कोर्स होते हैं वो सभी इससे रेगुलेट होते हैं, AICTE से। तो ये कब हुआ था, ये इसकी स्थापना 1945 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद आता है यूजीसी की स्थापना 1953 में हुआ था, लेकिन इसके संवैधानिक मान्यता इसको जो है
1956 में मिला था। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा, सजाइएगा। तो क्या सबसे पहले जो है 1945 वाला AICTE हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद UGC आ जाएगा। तो DEABC ऑप्शन तैयार होगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। DEABC ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज ए राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समुद्री जल के साथ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से उत्पन्न डैश के कारण महासागरीय अम्लीकरण होता है। किसके कारण महासागरीय अम्लीकरण होता है दोस्तों? तो ये है कार्बोनिक एसिड के तहत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड के तहत होता है। क्या होता है? तो देखिए, जब समुद्री जल के साथ CO2 जो है, जैसे कि CO2 और समुद्री जल क्या होता है, H2O होता है। ये दोनों मिल करके क्या बनाता है? ये दोनों मिल करके H2CO3 बना लेता है दोस्तों, ठीक है ना। और यही H2CO3 क्या है? तो इसी को हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। इसी को हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो ये कार्बोनिक अम्ल क्या करता है? समुद्र जल के pH को कम कर देता है और उसमें क्या करता है? अम्लीकरण, एसिडिटी बढ़ा देता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देख लीजिए, जर्सन और रीजन से संबंधित है। कथन और कारण, इससे घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने जा रहे हैं और नेट एग्ज़ाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जामिनर का हमेशा पूछेगा। आपके शिफ्ट में कम से कम 5, 2-3 तो रहेगा ही रहेगा, कभी कभी 5 पूछ देता है एक ही शिफ्ट एग्ज़ाम में। इसलिए अपने आप को ऐसा तैयार कर लेना है कि कितना भी दे जर्सन रीजन कथन कारण सबको फोड़ डालना है। आइए पढ़ते हैं इसका भी कथन क्या है। कह रहा है कि VoIP एक प्रथमाक्षर है जिसका पूर्ण रूप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि VoIP वहीं एक प्रौद्योगिकी है जो नियमित फ़ोन कॉल के स्थान पर आपको ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग कर वॉइस कॉल करने में समर्थ बनाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या है कि कभी कभी देखिएगा ना, मोबाइल पहले चला था ना, लगभग 2017-18 जब 3G आया था उस समय, और नया नया 4G आने वाला था, तो उसमें वोल्टी और LTE ये सब बहुत ज़्यादा चलता था। मतलब क्या है कि अगर आपका इंटरनेट चल रहा है और कॉल आ गया तो इंटरनेट कनेक्टिविटी टूट जाता था। लेकिन जब से वोल्टी आया तो उसमें क्या हुआ कि वो इंटरनेट और कॉलिंग दोनों एक साथ होता है। तो वहीं इसका पार्ट है और ये दोनों कथन सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में इसका ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, जहां ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। अधिनियमों को उनके अधिनियमन वर्ष के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन से अधिनियम कब आया उसके अकॉर्डिंग इसको सजाना है। आइए देखते हैं। पहला है कि श्रमजीवी पत्रकार पगार दर नियंत्रण अधिनियम, ये कब आया? तो इसका कोई उपाय नहीं है रट्टा मारने के अलावा, याद रखिए इसको 1958 में आया था। अब ये सब तरह का जो फैक्ट होता है ना, ये पूछता है नेट के एग्ज़ाम में, और ये सब कुछ रटना ही पड़ेगा। कंसेप्चुअल अब थोड़ा कम आ रहा है, ज़्यादा फैक्ट आ रहा है, क्योंकि रट्टू तोता बना रहा है, पता ना क्या सोच के क्वेश्चन देता है। दूसरा है फर्स्ट प्रेस रेगुलेशन एक्ट, प्रथम प्रेस नियमन अधिनियम कब आया था? तो यह आया था दोस्तों 1951 में, याद रखिएगा। कब आया था? 1951 में। उसके बाद है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, न्यायालय की अवमानना का अधिनियम कब आया? तो यह आया था 1971 में, काफ़ी फेमस है ये। उसके बाद है स्त्री अपशिष्ट रूपन प्रतिषेध, यानी द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन, ये कब आया था? तो यह आया था 1986 में, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा BACD, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। ये कह रहा है कि सांख्यिकीय रूप से कहे तो अधिक केलों का सेवन करने वाले व्यक्तियों द्वारा संबंधों के प्रति वचनबद्ध होने की अधिक संभावना है। इसलिए कंक्लूजन निकाल रहा है कि अधिक केलों का सेवन आरंभ करें। उपयुक्त युक्ति में कौन सा तर्क दोष है? ये फैलेसी से संबंधित क्वेश्चन है। ये हमारा इंडियन लॉजिक का पार्ट है। तो ये बहुत लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, सबको लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। लेकिन बस इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर लेना है आप लोगों को, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए, एक कह रहा है कि अधिक केला का सेवन करने वाला व्यक्ति, ठीक है,
वो संबंधों के प्रति वचनबद्ध होने की उसकी संभावना अधिक है, इसलिए अधिक केलों का सेवन करे। तो इसमें कोई ना कोई कॉज है, दोष है, तर्क दोष है, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि केले खाने और प्रतिबद्ध रिश्तों में होने के बीच एक सहसंबंध प्रस्तुत कर रहा है ये बात। और अगर तर्क देखें तो सांख्यिकीय जुड़ाव से एक कारण संबंध की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, जिसमें पर्याप्त सबूत है, एक सीधे दूसरे का कारण बनता है। तो यहाँ पे एक तर्क दोष हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक तर्क दोष हो जा रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिथ्याकरण तर्क दोष, यानी फॉल्स कॉज। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। देखिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है, काफ़ी अच्छा इजी सीरीज है। जैसे कि -1 दिया है, उसके बाद 2 दिया है, उसके बाद 7 दिया है, उसके बाद पूछ रहा है क्या आएगा, फिर आगे 23 है और उसके बाद 34 है। तो देखिए 1 में कितना जोड़िएगा तो 2 आएगा, तो +3 जोड़ेंगे तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, +5 जोड़ेंगे तो 23 में कितना जोड़िएगा तो 34 आएगा, तो +9 आएगा। यानी 3, 5, 9 आ रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं 7 आएगा, तो इसमें 7 जोड़िए, ठीक है ना, इसमें 7 जोड़िए +7 तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और फिर देखिए कि ये जो है 14, हाँ सॉरी, यहाँ पे 11 होगा, 11 होगा तब जाके 34 होगा। और फिर इसमें 9 जोड़िए तो 23 हो जाएगा, और 11 जोड़िएगा तो जाके 34 हो जाएगा। इस हिसाब से 14 सही है हमारा। 14 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल आपदा 1984 वाला सर्वाधिक त्रास्त औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है, जो यूनियन कार्बाइड कारखाने से वायुमंडल में कौन सी गैस छूटने के कारण हुई थी। काफ़ी ये मतलब फेमस है, जीके का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया था यूनियन कार्बाइड कंपनी में 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 को, मध्य प्रदेश के भोपाल में पड़ता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इनएक्टमेंट। कब कब वो क्या हुआ था, अधिनियम कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए जब उसका अधिनियमन हुआ था। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आया 1972 में, याद रखिएगा, काफ़ी फेमस है ये। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, ठीक। उसके बाद वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है ये कब आया, ये आया 1981 में, 1981 में। उसके बाद हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ये 2010 में आया, 2010 में आया दोस्तों। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये आया 1986 में, 1986 में। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में आया, 1980 में। देखिए वन्य संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोनों अलग अलग है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। उसके बाद 81 में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आया। फिर उसके बाद 86 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, और अभी का लेटेस्ट जो है वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम है 2010 का। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा AEBDC, जो कि बी में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। वो क्वेश्चन कर रहा है अभिकथन और कारण से है। देख लीजिए आगे है ना, दूसरा अभिकथन और कारण इसी शिफ्ट में। अभी देखिए आगे और कितना आता है। देखिए पहला कह रहा है कि शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र शाखा के अनुसार स्काई लोटस जो है आकाश कुसुम सुगंधित है, क्योंकि यह झील के कमल जैसा एक कमल है। यह युक्ति तर्क दोष है। हाँ तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई ना कोई तर्क दोष है। अब कारण में दे रहा है कि उपयुक्त युक्ति में मध्य पद गैर अनन्य नॉन एक्सक्लूसिव है। तो इसमें जो मध्य पद की बात की जा रही है, और मध्य पद जो इसमें आकाश कुसुम हो जाएगा, स्काई लोटस, तो वो जो है गैर अनन्य की बात नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो गैर अनन्य दे रहा है वो नहीं होगा, इसके जगह पर क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए भारतीय तर्कशास्त्र जो कहता है, इसमें अगर बात करें, ये कह रहा है कि स्काई लोटस सुगंधित है क्योंकि यह झील के कमल जैसा कमल है। इसमें तर्क दोष है। क्यों? क्योंकि आकाश कुसुम जो है वो आकाश में दिखने वाला एक कमल एक काल्पनिक वस्तु है। आकाश में तो कमल होता नहीं है, लेकिन उस तरह का दिखता है कमल टाइप का, तो इसको हम काल्पनिक वस्तु है ये, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ऐसे को तर्क दोष दिया जा रहा है एक वास्तविक चीज़ों से, कमल से।
तो ये हमारा आश्रय सिद्ध हेत्वाभास हो जाएगा। क्या इसका नाम जाएगा? आश्रय सिद्ध हेत्वाभास होगा, जो कि इसमें गैर अनन्य दे रहा है, इसलिए ये कारण गलत है और कथन सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ए सही और आर गलत किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। वो कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के विकास में कौन सी प्रौद्योगिकी आरंभ की गई थी। दोस्तों ये याद रख लेना है, जब आईसीटी का वीडियो लाऊंगा अभी बहुत जल्द बेसिक कंसेप्ट का उसका, उसमें ये सब आपको याद करना है कि फर्स्ट जनरेशन किस पे डिपेंडेंट है, सेकंड जनरेशन किस पे, थर्ड जनरेशन किस पे, फोर्थ जनरेशन किस पे। ये न जाने कितनी बार जो है नेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। तो थर्ड जनरेशन जो है वो थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट पे है, आईसी। इसमें आईसी का मामला है, इंटीग्रेटेड सर्किट का। हम लोग सुनते होंगे अरे आईसी उड़ गया बचपन में, रेडियो का आईसी उड़ गया, टीवी का आईसी उड़ गया। तो ये थर्ड जनरेशन था उस समय कंप्यूटर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का। देखिए थर्ड में था क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसका कुछ मैं बता दूं आपको, फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट वाला में वैक्यूम ट्यूब था, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था। उसके बाद है सेकेंड में क्या था, ये सेकेंड ट्रांजिस्टर का था। थर्ड तो बता ही दी है, आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का। और फोर्थ जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का है। फोर्थ जो है माइक्रो प्रोसेसर का है, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर का है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए स्मार्ट क्लास इज ए स्मार्ट क्लास कक्ष क्या है जहाँ पे आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम हो, आईसीटी समर्थित कक्ष हो। तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वो कह रहा है कि LMN बेस में जो है इसको संदर्भित करके बताना है। देखिए ये जो मैं बेस पॉइंट बदल के उसको असेंडिंग डिसेंडिंग से जाना तो सिखा दिया हूँ दोस्तों, अभी 2-3 वीडियो से लगातार आ रहा था क्वेश्चन। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एक दे दिया संख्या बेस के साथ AD16 और पूछ रहा है इसके समतुल्य इसमें से कौन है। तो ये बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन हो गया, इसको कभी भी पहले मत बनाइएगा, इसको लास्ट में बनाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो इसमें उलझ जाइएगा तो फिर आगे इजी वाला क्वेश्चन भी छूट सकता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम पहले AD16 का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इन सबों का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे किसके बराबर है। तो ये सब निकालना तो हम सिखा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए आज सिखाते हैं AD16 का। तो AD16 में क्या होता है, A = 10 होता है, ठीक है, और D = कितना होता है हमारा 13 होता है। अब ये कैसे होता है उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है कि A = 10, D = 13, ठीक है। तो 10 और 13 आया 2 नंबर। इसका बेस कितना है, तो इसका बेस 16 है, 16 है। तो हम आपको क्या बताए हैं कि जो भी डिजिट होता है इधर से 0 1 करके चलते हैं। तो ये 0 हो गया इसका पावर, इसका 1 हो गया। और अब गुना करेंगे, देखिए 10 × 16 के पावर 1 प्लस 13 × 16 के पावर 0, 16 के पावर 0। तो इसका जो है वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 के पावर 0 का 1 होता है और इसमें गुना करेंगे 13 से, तो 13 हो गया। और ये 16 के पावर 1 और 10 कितना हो गया, इसका वैल्यू 160 हो गया। तो 160 और 13 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 173, 173 आ गया हमारा AD16 का वैल्यू। अब इसमें सब का वैल्यू निकालिए 258 8 का, और फिर देखिए कि 173 आ रहा है कि नहीं। दो देखिए 255 8 बेस दिया है ना, तो हम क्या बताएं 0 1 2 ऐसे कर देंगे। फिर देखेंगे 2 × 8 के पावर 2 प्लस 5 × 8 के पावर 1 प्लस 5 × 8 के पावर 0। इसको करिए वैल्यू निकालिए। देखिए ये हो गया 5, ये हो गया 8 × 5 = 40 और ये हो गया 16, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला सीधे ही दिख रहा है हमारा, क्या होगा, ये इसका वैल्यू जोड़िए और देखिए 173 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसी तरह B निकालिए, C निकालिए, D निकालिए और देख लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मैच द फॉलोइंग एक पर्पस दे रहा है और उसका एक्ट क्या है उसको ध्यान देना है। देखिए कह रहा है कि टू फॉर्म इन बिलीफ, पहले इधर का पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन, इंडक्शन, मस्तिष्क में भरना, अनुदेश, उसके बाद तीसरा है ट्रेनिंग प्रशिक्षण, चौथा है कंडीशनिंग अनुकूलन। तो देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होता है, टू कमांड विथ नॉलेज, ज्ञान के साथ कमांड करना, तो ये हमारा D में चला जाएगा। उसके बाद मस्तिष्क में भरना, इंडोक्ट्रिनेशन जो है ये विद्यार्थियों में दृढ़ विश्वास गढ़ना होता है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रशिक्षण की बात करेंगे हम, तो उनके व्यवहार और आचरण को आकार दिया जाता है ट्रेनिंग करा करके। फिर कंडीशनिंग अनुकूलन की बात करें तो अधिगम कौशलों में सुधार लाया जाता है C के तहत। अब हम
तैयार करेंगे। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है कि किन के प्रतिशत बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 500 में 425 कितना परसेंट है, तो 425 ऊपर रख देंगे, आप 500 जितना में से टोटल रहेगा वो, और इसमें 100 से गुना कर देंगे, कितना परसेंटेज होगा उसको निकाल लेंगे। फिर यहाँ इसका 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 चारों का निकाल लेंगे और उसको हम बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। आगे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। आ गया ना एजर्सन रीजन का, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला अभिकथन कारण है, इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि यूजीसी ने पीएचडी के सभी छात्रों को शोध और प्रकाशन नैतिकता पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य किया है, क्योंकि वे सभी संभावित कॉलेज विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। तो बात बिल्कुल सही है, ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि पीएचडी शोध प्रकाशन जो है नैतिकता पर जोर दे रहा है, क्योंकि जो भी पीएचडी शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर है, वे संभावित कॉलेज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ये बात सही है और ऑप्शन ए, अभिकथन ए सही है। कारण देखते हैं, कारण कह रहा है कि एक शोध शिक्षक को नैतिकता की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, तभी वह नैतिक रूप से ज्ञान उत्पादन जैसे कैसे किया जाए ये पढ़ा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है और ये दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए तैयार होगा। ए और आर सही है, जहाँ आर ए की व्याख्या कर रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, हाँ देखिए, ये कह रहा है कि यदि यह पूर्व धारणा पर आधारित है कि मास मीडिया का उन अग्राहकों यानी ऑडियंसेस में सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है जो अनजाने में मीडिया के चिन्हों, छवियों और संदेशों को आत्मसात करते हैं। यह कम्युनिकेशन यूनिट का है और ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, कौन सा थ्योरी का ये कारण है, व्याख्या कर रहा है। जहाँ पे मास मीडिया ऑडियंस पर सूक्ष्म प्रभाव डालता है और अनजाने में मीडिया के चिन्ह, छवि को, उन संदेश को वो उसके अंदर आत्मसात करवा देता है। ठीक है ना, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं ना, बिना बात कथा का बात तो ऐसा बनाएगा और उस बात को आप दिन रात देख रहे हैं, देखते देखते आपको पता नहीं चलेगा कि उसका झूठ बात भी आपको सच लगेगा और जो वास्तविकता है उससे आप अलग हो जाइएगा। ऐसे थ्योरी की बात कल्टीवेशन थ्योरी में किया है किसने, तो जॉर्ज गैर्बनर ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो लोग टेलीविज़न या मास मीडिया ज़्यादा देखते हैं ना, आजकल के व्हाट्सअप सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ आता है ये सब, वो धीरे धीरे क्या होता है कि मीडिया में दिखाई गई दुनिया को ही वास्तविक मानने लगते हैं और ये इसका दीर्घकालिक परिणाम ऐसा हो जाता है कि वो माइंड कंट्रोल उधर हो जाता है और वो जो बोलेगा गलत भी बोलेगा तो उसको सही लगेगा। ऐसा कल्टीवेशन थ्योरी में जॉर्ज गैर्बनर ने समझाया है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, वो कह रहा है कि कनिष्ठ शोध फेलो यानी जूनियर रिसर्च फेलो ने के रूप में आपने किसी अन्य व्यक्ति, देखिए आप जो है नेट के साथ साथ और टॉप 1% में 6% को, टॉप 6% को नेट मिलता है और टॉप 1% को JRF मिलता है, तो उसमें आ जाइएगा ना, तो आपको तो पैसा ही मिलेगा। और उन्हीं फेलोशिप का जो है ये बात किया जा रहा है जो रिसर्चर होते हैं कि आपने किसी अन्य व्यक्ति की रचना में साहित्यिक चोरी मतलब साहित्यिक चोरी समझिए, प्लेगियरिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और आप पकड़े जाते हैं तो क्या संभावित परिणाम हो सकता है। समय के साथ आपको पुरस्कृत किया जाएगा, बिल्कुल गलत बात है, चोरी पकड़ा जाएगा तो कोई अवार्ड थोड़ी देगा जी। दूसरा है सार्वजनिक दस्तावेजीकरण से कारण समझाते हुए शोध आलेख को वापस लिया जाएगा, बात बिल्कुल सही है। तीसरा है कि आपके शोध का निधि पोषण करने वाला संस्था अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, ये भी बात सही है। चौथा कह रहा है कि योर एकेडमिक स्टैंडिंग एंड रिपीटेशन कम इनटू क्वेश्चन, आपकी अकादमिक हैसियत और प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, ये भी बात सही है। तो हमारा BCD सही होगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, BCD ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, देख लीजिए। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग जनसंख्या का निरूपण दिया गया है, फिर उसको बनाना है और उसको करना है। इसको हम लास्ट में DI के समय बताएंगे। अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे 25 पे हम लोग चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ए एंड बी बाय द सीपीयू एज इट प्रोसेस इच इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम। ये आईसीटी का क्वेश्चन है। क्या करता है सीपीयू, कैसे काम करता है, तो उसका काम करने का तरीका पर देखिए सबसे पहले फेच करता है यानी मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, ये पहला होता है। उसके बाद जो है डिकोड करता है। डिकोड क्या होता है, जो प्राप्त निर्देश होता है उसकी व्याख्या करता है ये। फिर अगले चरण में जो है वह निष्पादन करता है। निष्पादन मतलब एग्जीक्यूट करता है उस निर्देश को जो उसको प्राप्त हुआ है उसके ज़रूरत के अनुसार। तो ये 3 नंबर। और जब वो एग्जीक्यूट कर लिया तब फिर उस चीज़ को स्टोर करता है ताकि परिणाम को मेमोरी या रजिस्टर में सहेज के रखा जा सके। तो ये इसका क्रम होगा जो कि हमारा बी में है, CBDA, तो बी इज़ ए राइट आंसर। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिजिटल इनिशिएटिव दिया गया है और उसका विवरण दे रहा है, उसका मिलान करना है। देखिए दोस्तों, साक्षात्कार जो है साक्षात ठीक है ना, एक पहल है, डिजिटल पहल है। इसमें जो है वेब रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात की जाती है, वेब आधारित शोध सूचना प्रबंधन की, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। थोड़ा सा यहाँ कट रहा है, इसको देख सकते हैं, लिख दे रहे हैं हम लोग। वेब बेस जो है, वेब बेस इसमें क्या होता है हमारा, वेब बेस रिसर्च इन्फॉर्मेशन होता है, वेब बेस और रिसर्च इन्फॉर्मेशन होता है, रिसर्च इन्फॉर्मेशन होता है इसमें। उसके बाद जो है आयरिन्स जो आ रहा है, IRINS, ये जो है, एक मिनट, सॉरी, साक्षात जो है, साक्षात यह जो है वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। साक्षात वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। और जो वेब रिसर्च इन्फॉर्मेशन की मैं बात किया हूँ वो आईरिनिस में आ जाएगा, IRINS में, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। फिर उमंग जो है यह एक ऐसा सिंगल पॉइंट है जहाँ पे सभी सरकारी सेवाओं को एकल बिंदु तक एक्सेस किया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा। उसके बाद FOSSEE जो है यह शैक्षणिक संस्थाओं में स्वामित्व के अधीन सॉफ्टवेयर पर निर्भरता को कम करता है, तो ये हमारा 2 में आ जाएगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये हमारा A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। ये हमारा ऑप्शन नंबर A में है, तो A इज़ ए राइट आंसर जाएगा। देख सकते हैं साक्षात जो है वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है, आयरिनिस जो है वेब आधारित शोध सूचना प्रबंधन है, उमंग जो है समस्त सरकारी सेवाओं तक पहुंच का एकल बिंदु है, और FOSSEE जो है शैक्षणिक संस्थानों में स्वामित्व अधीन सॉफ्टवेयर पर निर्भरता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, देख लीजिए। फिर आ गया ना अभिकथन और कारण, ये शायद तीसरा या चौथा है आपके इसी शिफ्ट का। पहला अभिकथन कह रहा है कि जनसंचार एवं बहुसंख्यकीय और विविध आग्राहकों को सूचना, विचार और अभिवृत्तियों की प्रौद्योगिकी पहुंचाने की प्रक्रिया है, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण में कह रहा है कि क्योंकि यह उस उद्देश्य के लिए विकसित मीडिया का उपयोग करता है, तो ये भी बात सही है। और दोनों जब सही है तो हम इसके बीच में क्या लगा कर पढ़ेंगे, क्योंकि, यद्यपि, इसलिए, अतः लगा के पढ़ेंगे। और जब आपका संतुलन बैठेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो उसकी व्याख्या कर रहा है दोस्तों। आइए एक बार और पढ़ देते हैं कि जनसंचार एक बहुसंख्यकीय और विविध आग्राहकों को सूचना, विचार और अभिवृत्तियों की प्रौद्योगिकी पहुंचाने की प्रक्रिया है, क्योंकि यह उस उद्देश्य के लिए विकसित मीडिया का उपयोग करता है। तो यहाँ पे दोनों बात सही है और सही व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर A इज़ ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फ्लोइंग है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है मेजरमेंट स्केल का अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल पे। तो देखिए ऑर्डिनल, रेशियो, नॉमिनल, इंटरवल। तो ऑर्डिनल जो है ये क्या होता है, ये एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, संतुष्टि का स्तर होता है, ऑर्डिनल ऑप्शन नंबर 2 में। फिर रेशियो की बात करें तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का जो वेतन है एक रेशियो में डिसाइड होता है, ठीक है ना, कि स्वीपर का क्या होगा, प्यून का क्या होगा, उसके बाद सुपरवाइज़र का क्या होगा, थर्ड ग्रेड का क्या होगा, ऑफिसर का क्या होगा। तो ये सब एक रेशियो में चलता है, तो वो B का 4 में हो जाएगा हमारा। फिर नॉमिनल की बात करें तो ये कलर ऑफ हेयर आ जाएगा नॉमिनल। और इंटरवल यानी डिफरेंस इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर जो है वो आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा होगा A का 2, B का 4, C का 1, D का 3। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर D में, तो D इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, इसको बना लीजिएगा।
अभी बनाना चाहें तो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रोनाउंसिएशन उद्घोषणा और किस एक्ट अधिनियम के तहत किया गया था उसकी बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ये डिस्प्ले में एक साथ नहीं हो पा रहा है, इसको कट जा रहा है, इसके लिए हम इसको डायरेक्ट चलेंगे, इसके सॉल्यूशन पे देखेंगे। आइए इसको देखते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट जो है 1813 के तहत क्या हुआ था, इसके तहत शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए राशि का आवंटन किया गया। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत पहली बार। और मैकाले कार्यवर्त, इसी को बोलते हैं मैकाले मिनट्स, मैकाले मिनट्स बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, तो ये भारत की समृद्धि के लिए अंग्रेजी एक माध्यम और भाषा के रूप में आवश्यक है, ये दर्शाया गया। उसके बाद वुड डिस्पैच की बात करें जो कि 1854 का है, इसी को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये प्रत्येक शैक्षणिक संस्था के लिए अनुदान दिया था, ठीक, अनुदान की बात किया था। और कोठारी आयोग जो कि 1964 से 66 में बना था, ये एक शिक्षा आयोग था। तो ये भारत की भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित होता है, ये बात कहा था कि भारत का भविष्य जो है उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये कहना था कोठारी आयोग का, जो कि 64 से 66 तक रहा था। और यही कोठारी आयोग बोला था अपनी सुझाव में कि भारत को जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पे खर्च किया जाना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित पदों को बढ़ते वस्तुवर्थ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंशन जो है वो बढ़ते क्रम में है, उसके अनुसार लगाना है। तो यहाँ पे वस्तुवर्थ जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है कि किसी वस्तु की संख्या या विस्तार जो है वो शब्द को संबोधित करता है। इसमें सबसे विशिष्ट से शुरू करते हैं और सबसे व्यापक स्तर पे चले जाते हैं। एकदम स्पेसिफिक किसी छोटा से शुरू करेंगे और एक बड़ा व्यापक पे चले जाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा कमल। फिर वो कमल बहुत सारे पुष्प बहुत सारे कमल जो एक पुष्प के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर ये पुष्प जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पौधा के अंतर्गत, और ये जो है पूरे जीव के अंतर्गत आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा हमारा ADBC। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है ADBC। तो ADBC ऑप्शन नंबर C में है, तो C इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, यानी तार्किक रूप से समतुल्य कौन से हैं दो कथन। तो देखिए, पहले B और C ऑप्शन से इसको हम देख के चलेंगे। B और C को पढ़िए, दोनों बात बरोबर आ रहा है, मतलब है ना कि इधर से कान पकड़ के छू रहे हैं, चाहे इधर से कान पकड़ के छू रहे हैं, दोनों से तरफ से कान पकड़ा रहा है ना, उसी को लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो उसी तरह दो कथन को पढ़ना है, मिलाना है, दोनों को बात अर्थ एक ही हो जाए तब वो सही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले बी और सी को देखते हैं। देखिए, बी क्या कर रहा है कि सम कार आर व्हीकल, सम कार आर व्हीकल, और सी क्या कर रहा है ऑल व्हीकल आर कार। तो इसका जस्ट रिवर्स कर दे रहा है, कन्वर्जन कर दे रहा है। सम कार जब व्हीकल है तो फिर ऑल व्हीकल हो जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है दोस्तों, ये नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला नहीं होगा बी और सी। उसके बाद हम देखेंगे बी और डी के। बी क्या कह रहा है कि सम कार आर व्हीकल, और डी ऑल कार आर व्हीकल। तो सम ये तो दोनों हो ही नहीं सकता है एक दूसरे के बराबर, या तो सम होगा नहीं तो ऑल होगा, ये भी गलत। ए और डी को देखिए दोस्तों, ए और डी को अब देखिए। ए क्या कह रहा है कि नो कार आर नॉन व्हीकल, नो कार आर नॉन व्हीकल, कोई भी कार जो है गैर वाहन नहीं है। मतलब क्या, जब कोई कार गैर वाहन नहीं है तो कार गैर वाहन है भाई, है कि नहीं, सब हो जाएगा। मतलब कोई भी छूट नहीं रहा है कार जो व्हीकल नहीं हो, कोई भी ऐसा कार नहीं है जो व्हीकल नहीं है। पहले कथन का मतलब हुआ। चौथा देखिए, ऑल कार आर व्हीकल, तो वही तो बात है, इसी बात को ज़्यादा लपेट के घुमाया है। जो बात सीधा में लिखा हुआ है ऑल कार आर व्हीकल, उस बात को लपेट के ज़्यादा घुमाया है कौन, ए ऑप्शन में, नो कार और नो व्हीकल। तो हमारा क्या सही होगा, ए और डी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आइए फिर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन से शोध अभिकल्प, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। रिसर्च डिजाइन में लगभग समान विधियों का प्रयोग कर दो विपरीत मामलों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। ऐसा किस में होता है दोस्तों, जिसमें दो विपरीत मामलों का अध्ययन किया जाता है, उसमें आवश्यकता होती है।
तो ऐसा होता है कंपैरेटिव डिज़ाइन में। तुलनात्मक अविकल्प, तुलना करेंगे किसी न किसी, तुलना क्या करेंगे, एक चीज़ में अपने आप में थोड़ी तुलना करेंगे, हम अपनी तुलना किसी और दोस्त से करेंगे, किसी और दोस्त से करेंगे, कम से कम 2 तो होना चाहिए ना। तो वही बात ये कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक अविकल्प इसको बोलते हैं, कंपैरेटिव डिज़ाइन। आइए बाकी सबको भी देख लेते हैं। कंपैरेटिव तो हो गया, 2 या 2 से अधिक स्थिति समूहों को तुलना करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है, इसमें क्या होता है, कारण और प्रभाव का परीक्षण करने के लिए चरों को हेरफेर किया जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन जो है, इसमें एक ही नमूने का लंबे समय तक बार बार अध्ययन किया जाता है ताकि परिवर्तन के रुझानों को समझा जा सके। उसके बाद है अक्षांशीय अविकल्प यानी लैटिट्यूडनल डिज़ाइन, इसमें एक ही समय में विभिन्न समूहों से डेटा एकत्र किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका लोकेशन पूछ रहा है, काफ़ी इजी है, इसको याद कर लीजिएगा कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जयमंडल रिजर्व जो है वो कहाँ है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। उसके बाद पंचमढ़ी जयमंडल निश्चय जो है कहाँ है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी। सिमलीपाल उड़ीसा में है और नौक्रेक मेघालय में है। ये याद रखिएगा दोस्तों, इस हिसाब से ऑप्शन तैयार होगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, डी से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कथन की पहचान करना है, सही गलत बताना है। पहला कथन दे रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षक कठोर अनुशासन वाले हैं, जो कठोरता अनुशासन की बातें नहीं होगा शिक्षा में, कोई भी शिक्षा में। बी कह रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षकों द्वारा अधिगमकर्ताओं का स्वतंत्र अधिगम के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। चौथा कह रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों को किसी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन कह दिया भाई, करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा इसकी वजह से। चौथा कह रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों को उत्सुक पाठक और विषय के विमर्श में प्रतिभागी होना चाहिए, तो केवल उत्सुक तक नहीं जाएंगे, नहीं तो वो नैरो माइंडेड हो जाएंगे, तो फिर ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल बी सही हुआ। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ई को पढ़ेंगे। ई क्या कह रहा है कि टीचर इन हायर एजुकेशन मस्ट बी एन एविड रीडर एंड ए पार्टिसिपेंट इन हर डिसिप्लिन डिस्कोर्स, यानी शिक्षक को जो है हायर एजुकेशन में पेशेवर विकास और प्रभावी शिक्षण के रूप में सहयोग करना चाहिए ताकि वो उनका शिक्षण कला बेहतर हो सके। तो ये बात हमारा सही हो जाएगा ई, और उधर एक बी सही था, तो बी और ई कहाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, एच इंडेक्स शोधकर्ता का दिया हुआ है दोस्तों। इसमें भी थोड़ा इसको समझने का फेर है, रिसर्च एप्टीट्यूड का है ये। लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक है ना वो, और एक रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 2 चीज़ बहुत परेशान करता है, क्योंकि इसका ये वर्ड जो है ना वो समझना मुश्किल। लॉजिकल रीजनिंग में जो है इंडियन लॉजिक पूरा संस्कृत टाइप का लगेगा, और रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़िएगा तो इसमें लगेगा भाई कहाँ आ गया यार, एच सूचकांक क्या है, शोधकर्ता क्या है, तो ये सब चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको देखते जाइए, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए एच इंडेक्स रिसर्चर जो है ना वो क्या करता है कि किसी भी प्रभाव को जो आपका वो कितनी बार आपका रैंक दिया गया, जैसे कि ये दिया हुआ है ना कि शोधकर्ता विद्वत्तापूर्ण निर्गम के संचित प्रभाव की उत्पादकता हेतु मापी पद्धति है। यदि डॉक्टर अमित कोई है, इनके 10 शोध पत्र प्रकाशित हुए जिनमें से निम्नानुसार उद्धत किया गया 9, 7, 13, 11, 4, 8, 2, 12, 6 और 11, तो डॉक्टर अमित को एच सूचकांक क्या मिलेगा वो बताना है हमको। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो भी साइटेशन दिया जाता है उसकी एक सूची होती है जो यहाँ दिया है, तो वो इनके पास कम से कम एच पेपर हो और उन सभी को कम से कम एच बार साइटेड किया गया हो, उद्धृत किया गया हो, यही पकड़ना रहता है इसमें। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 9 दिया है, 7 दिया है, ये ना इसको हम लोग क्या करेंगे घटते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमको एच इंडेक्स के नियम से ढूंढना है, क्योंकि एच इंडेक्स क्या कहता है कि उसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जहां एच जो है पेपरों को कम से कम एच बार साइटेड किया गया हो, ठीक है। तो देखिए 12 जो है पेपर 1 है, इसमें क्या होगा, 12 तो साइटेड होगा, यानी ये 1 से 12 है, तो ये सही हो गया। 11 जो है ये भी जो है
11 बार इसमें उद्धरण किया गया होगा, ये सही है। और 9 जो है ये भी इसमें ये जैसे कि हम इसको पेपर 1 मान लेते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है ना, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9 और पेपर 10। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा 10 तक। अब देखिए ये जो है पेपर 1 में 12 साइटेशन जो दिया गया है, साइटेशन को हिंदी में उद्धरण बोलते हैं, ये एक बार से अधिक बार हुआ होगा, 12 बार हुआ होगा, तो ये सही है। 11 में जो है यह साइटेशन दो दिया हुआ है, पेपर 2 ऐसे जो प्लेस देते हैं ना उतना बार होना चाहिए, जो प्लेस में जितना है, तो ये 11 बार हुआ है, तो 2 बार से तो अधिक है ना। तीसरा पेपर 3 बार होना चाहिए कम से कम, तो तीसरा पेपर 9 बार हुआ है, तो ये भी सही है। चौथा पेपर 4 बार कम से कम होना चाहिए, ये 8 बार हुआ है, तो ये भी सही है। पांचवा पेपर 5 बार कम से कम होना चाहिए, ये 7 बार हुआ है, तो ये भी सही है। उसके बाद छठा पेपर कम से कम 6 बार होना चाहिए, तो 6 बार हुआ है, बिल्कुल सही। और 7वां पेपर 4 बार हुआ है, तो ये नहीं होगा, कम से कम 7 बार होना चाहिए, ये गलत हो गया। 8वां कम से कम 8 बार होना चाहिए, तो 3 बार हुआ है, तो ये भी गलत। 9वां कम से कम 9 बार होना चाहिए, 2 बार हुआ, ये गलत। 10वां जो है 10 बार होना चाहिए, 1 बार हुआ, ये गलत। तो हमारा कहाँ तक सही हुआ, आकर के लास्ट हाईएस्ट 6 हुआ, जो कि 6 बार सही है। तो यहीं इसका H इंडेक्स बनेगा, डॉक्टर अमित का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकन लगा है दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन हम पूरा समझाने का प्रयास किए हैं, आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तब भी कोई बात नहीं है, थोड़ा भी आया है ना, फिर अगली बार में पूरा समझ में आ जाएगा। आइए आप देखते हैं कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स दिया गया है, उस पर कौन कौन से मिलान पे हमारे बैठता है। हूँ से वाट क्या कहता है, इन विच चैनल किस चैनल पर, टू हुम किससे कहता है। तो हूँ क्या होगा, ये कम्युनिकेटर को डिनोट करेगा कि किसने ये संप्रेषण भेजा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में चला जाएगा। उसके बाद से वाट क्या कहता है, ये मैसेज डिसाइड करेगा कि मैसेज से पता चलेगा क्या कह रहा है। उसके बाद इन विच चैनल किस चैनल पर, तो वो हमारा मीडिया डिसाइड करेगा। फिर टू हुम किससे कहता है, तो वो ऑडियंस जहाँ पे हमारा रिसीवर जो होगा वो होगा। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ये करा निम्नलिखित में से क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक नम्यता तंत्र है, उसको बताना है। नम्यता तंत्र क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म है, उसको बताना है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जल्दी से बताइए। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, ठीक है। उसमें जो है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, संयुक्त क्रियान्वयन की बात की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात इसमें नहीं की गई है, ये गलत हो गया। तीसरा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो है ये भी साझा न्यूनतम कार्यक्रम, इसमें ये चर्चा नहीं है, दूसरा चीज़ में है ये। उसके बाद है डी में कि इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार की बात की गई है, बिल्कुल सही। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र की भी बात क्योटो प्रोटोकॉल में की गई है, इस अकॉर्डिंग ए डी ई सही है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए डी ई ऑप्शन नंबर ई डी में है, डी इज राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। देखिए आ गया ना, एजर्सन रीजन, अभिकथन कारण, ये आपका शिफ्ट में चौथा या पांचवा है, तो इसलिए इससे डरने की बात नहीं है, बल्कि इससे एग्ज़ाम में एग्जामिनर को धो के आना है और नंबर लेके आना है। देखिए 39 कह रहा है कि अभिकथन, भारत विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कारण कह रहा है कि तेज़ी से अर्थव्यवस्था बढ़ने के लिए 2014 से भारत अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय कर रहा है, तो गलत बात, अभी तक हुआ ही नहीं है। 64-66 में जो कोठारी आयोग बना था, वो 68 में अपनी रिपोर्ट दिया, वो कहें कि भारत को अपने शिक्षा व्यवस्था सुधार करने के लिए जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, लेकिन 2026 आ गया, अभी तक ऐसा नहीं होता है, अभी तक 4.6 या 4.9 तक पहुंचा है दोस्तों। तो ये कथन गलत हो जाएगा, केवल ए सही है और आर गलत है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है वो, ए गलत और ए सही और आर गलत, ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 जो है, ये कह रहा है कि सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मैक्सिम ऑफ टीचिंग
उपयुक्त शिक्षण के उपयुक्त सूत्र जो है इसको मैं बहुत अच्छा से पढ़ाया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड में। अभी जो वीडियो अपलोड किया हुआ है नहीं देखे हैं तो जा करके दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेहतर कर देगा। ये क्या समझा रहा है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमारा टीचिंग होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है रूरल टू अर्बन, तो इसका रूरल अर्बन से कोई मतलब नहीं है। तीसरा है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की तरफ, बिल्कुल सही। और चौथा है एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, ये भी सही है। और लोअर आईक्यू टू हायर आईक्यू, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो हमारा सही होगा ACD, ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय भारत में 1857 में खोले गए विश्वविद्यालयों में से नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए 1857 में 3 विश्वविद्यालय खोला गया। कब? 1857 में 3 विश्वविद्यालय खोला गया। एक कौन? एक होगा हमारा बॉम्बे, एक बॉम्बे, उसके बाद एक कलकत्ता और तीसरा जो है मद्रास। जैसे 3 जगह जो सुप्रीम कोर्ट खुला था ना, उसी तीनों जगह पे जो है पहली बार विश्वविद्यालय खोला गया 1857 में। लेकिन इसमें जो दिल्ली विश्वविद्यालय दे रहा है ये हमारा खुला था 1922 में खुला था। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1922 में। बाकी उधर ऑप्शन आपको दिख जाएगा 2 ठो, उधर में होगा क्या? कलकत्ता और मद्रास। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कलकत्ता और मद्रास दिया है ना, इसलिए यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय अलग हो जाएगा, 1922 में हुआ था। देखिए ये जो दिया हुआ है ना, एक रीजनिंग का है, वेरी ब्राइट बॉयज इज कोडेड 654 कह रहा है। फिर उसके बाद मोस्ट बॉय आर ऑलराउंडर, ब्राइट बॉयज आर स्मार्टर, सबको एक अलग अलग कोड करके देखिएगा ना दोस्तों, तो उस तरह से बन जाएगा। काफ़ी आसान है। जैसे कि देखिए इसमें जो है ब्राइट खोजिए, किसमें? एक ब्राइट यहाँ पे है, उसके बाद एक ब्राइट बॉयज आर स्मार्ट है यहाँ पे है, ठीक। और इन दोनों में आप देखिए 6 5 4 है, 5 4 3 है, तो ब्राइट हमारा क्या आ जाएगा? ब्राइट हमारा 5 आ गया, ब्राइट का वैल्यू 5 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों बॉयज खोजिए, बॉयज किस में है? तो बॉयज हमको तीनों में दिख रहा है, यहाँ भी बॉयज, यहाँ भी बॉयज और यहाँ भी बॉयज। तो तीनों में कौन सा अंक है? ये हमारा 4 4 4 आ जा रहा है। तो बॉयज का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और एक यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो बॉयज का वैल्यू 4 हो गया। उसके बाद और देखिए आर का वैल्यू, आर यहाँ पे है, उसके बाद आर यहाँ पे, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? आर इन दोनों में देखिए 3 हो जाएगा, 3 आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 3 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्मार्ट और ब्राइट को बताना है, स्मार्ट और ब्राइट को। अब देखिए ब्राइट तो हम निकाल लिए हैं ना, क्या निकला है? शुरू में कट गया है 5, ब्राइट का हमारा 5 आ गया है। और स्मार्ट जो बच गया ना, यहाँ पे आर वाला कट गया, ये दोनों कट गया, इसमें बचा क्या हमारा? स्मार्ट के लिए बचा यहाँ पे 7 और यहाँ 7, तो स्मार्ट के लिए 7, यानी क्या हुआ? 7 और 5, ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज ए राइट आंसर। इस तरह बना लीजिएगा। आगे देंगे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास कम्युनिकेशन आर ट्रू, संचार के नियम में कौन सी विशिष्टताएं सही है वो देखना है। पहला है कि इसे एक जन माध्यम की आवश्यकता होती है, इट नीड्स ए मास मीडियम, तो ये बात बिल्कुल सही है। बी में कह रहा है कि इट इज़ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, यह एक निर्वैयक्तिक संचार है, ये भी बात सही है। इट हैज़ गेट कीपर, इसके पास द्वारपाल होते हैं, बिल्कुल सही। चौथा कह रहा है द फीडबैक इज अल्ट्रा फास्ट, प्रतिपुष्टि अत्यधिक, फीडबैक जो बहुत ही फास्ट होता है अल्ट्रा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, गलत है ये। इट इज़ वेरी चीप, नो कॉस्ट इन्वॉल्व, तो ऐसा कोई बात नहीं है, खर्चा लगता है भाई। तो ABC सही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ABC C नंबर में है, तो C इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मैथ है, इसको बना लीजिएगा। उसके बाद 45 देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिगिप्तियाँ इस प्रकार संबंधित है कि ये दोनों सत्य नहीं हो सकती, यद्यपि दोनों असत्य हो सकते हैं। दोस्तों इसको याद रखिए, दोनों सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन दोनों असत्य हो सकता है। अब इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे। ऑप्शन में क्या करेंगे? 2 लेके चलेंगे और देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? बी और सी को देखिए। बी कह रहा है ए और डी दे दिया है, नहीं पहले इंग्लिश वाला, इसमें ए दे दिया है ना, तो हिंदी को छोड़िए, इंग्लिश को वैलिड कीजिए। बी और सी देखिए, बी और सी में देखेंगे तो बी कह रहा है सम कार आर व्हीकल्स और सी कह रहा है नो कार आर व्हीकल। जब सम है तो नो कैसे नहीं होगा, या अगर नो होगा तो फिर सम नहीं होगा, यानी दोनों सत्य नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही।
अब दोनों असत्य हो सकता है, तो नहीं भाई, दोनों असत्य भी नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई ना कोई एक तो सही होगा। तो ये नहीं बैठा, हमारा बी और सी का नहीं बैठा। मतलब ये कंडीशन जो है ना क्वेश्चन में, उस दो ठो इसमें से ऐसा सेंटेंस चुनना है जो सेंटेंस के बारे में ये कंडीशन दे रहा है, शर्त दे रहा है, वो फुलफिल हो जाना चाहिए। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी का, बी और डी। बी क्या कह रहा है कि सम कार आर व्हीकल्स, कुछ कार व्हीकल्स है, और डी कह रहा है कि सम कार आर नॉट व्हीकल। तो देखिए दोस्तों, सम कार आर व्हीकल ऐसे बनाइए, तो ये जो करवा है ना ये व्हीकल्स है, तो हाई वाला कह रहा है कि सम कार आर व्हीकल, तो इधर जो बचा ये भी तो कारें ना होगा, लेकिन ये व्हीकल नहीं है, तो वही बात तो दूसरा में कह दिया। इसका मतलब ये दोस्त एक दूसरे के क्या है, समतुल्य हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पकड़ में आएगा बी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा था। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। अब आइए दोस्तों आगे आते हैं, ये हमारा देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 45 जो है रीडिंग हो गया, 46 जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन से है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। आप जिसमें सूटेबल हो बना सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ लेना है और इसमें से इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना। काफ़ी इजी होता है, लड्डू होता है एकदम, 5 क्वेश्चन और 10 नंबर ले लीजिए, ठीक है ना, जो आपको एकदम एग्ज़ाम में बूस्टअप करेगा। इसलिए दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद।